हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ये बेसिक चीज़ें जो हैं क्लास 11th में भी हैं और 9th में भी हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा जो केमिस्ट्री शब्द है, केमिस्ट्री वर्ड है। ये जो केमिस्ट्री वर्ड है CHEMISTRY, केमिस्ट्री शब्द जो बना हुआ है ये कीमिया शब्द से बना हुआ है। कीमिया, जिसका अर्थ होता है काला रंग या काली मिट्टी। मिस्र देश है, एक मिस्र कंट्री है जिसको हम इजिप्ट के नाम से जानते हैं। मिस्र, इजिप्ट। मिस्र देश की मिट्टी का रंग जो है काला हुआ करता था, जिसको हम कीमिया कहते हैं। तो संभवतः केमिस्ट्री शब्द जो है कीमिया से बना है और प्रारंभ में मिस्र में कीमिया शब्द से जो केमिस्ट्री बना है ये कला के रूप में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब आधुनिक में रसायन विज्ञान कला नहीं है बल्कि एक विज्ञान है, एक अलग शाखा है विज्ञान की, जिसको हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये बात समझ में आई कि केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से लिया गया है। मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण उसको अंग्रेजी में कीमिया कहते थे और कीमिया शब्द से जो है केमिस्ट्री बनी हुई है। तो इतनी बात आपके समझ में आई। फिर मैं आपको बताऊंगा कि रसायन विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को बोलते हैं रसायन विज्ञान। ये रसायन विज्ञान की डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक, तो केमिस्ट्री क्या है मैंने आपको बता दिया। अब जो है इसकी कुछ बातें जान लें कि रसायन विज्ञान को विज्ञान से अलग शाखा के रूप में बनाने का जो श्रेय है वो है रॉबर्ट बॉयल को। वैज्ञानिक है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने रसायन विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में पहचान दिया था। उसके बाद एक और वैज्ञानिक है बर्जीलियस को जो है केमिस्ट्री का ग्रैंडफादर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने रसायन विज्ञान में बहुत सारी खोजें किया था, कुछ सिद्धांत बनाए थे। इस कारण जो है बर्जीलियस को ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो है लेवोसिए जो है वैज्ञानिक, ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री ऑफ फादर लेवोसिए हैं। तो दो बातें आपको याद रखना कि ग्रैंडफादर कौन है, बर्जीलियस हैं, और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवोसिए। और रसायन विज्ञान को अलग शाखा के रूप में रखने का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट बॉयल को। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि द्रव्य क्या होता है। थोड़ा मैं इसको इरेज कर दूं यहाँ पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि स्पेस यहाँ पे बहुत कम है बोर्ड में। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ द्रव्य यानी मैटर क्या होता है। द्रव्य जो है हिंदी वर्ड है, इसका अंग्रेजी जो होता है मैटर होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि द्रव्य वह वस्तु है, यानी द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, तथा इसे हम अपने शरीर की 5 इंद्रियों में से किसी एक या एक से अधिक के द्वारा अनुभव कर सकते हो, तो वह पदार्थ द्रव्य कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। द्रव्य क्या है? द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है, तथा जिसे हम अपने शरीर की 5 इंद्रियों में से किसी एक या एक के अधिक के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। ठीक, फिर अब इसके आगे क्या है कि द्रव्य का क्लासिफिकेशन, यानी द्रव्य को आगे कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो द्रव्य को आगे वर्गीकृत करने के 2 आधार हैं, 2 बेस हैं। पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण की, ठोस, द्रव और गैस।
इसके अलावा जो है इसकी 3 अवस्थाएं और होती हैं, प्लाज्मा, दूसरी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और तीसरी फर्मियानी कंडेंसेट। तो सबसे पहले बात करेंगे ठोस की। ठोस क्या होता है, ठीक, ठोस के बारे में यहाँ बताएंगे। ठोस, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड। तो ठोस क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके उनके घटक कण जो होते हैं, जिनसे मिलकर बने होते हैं, उनका आकार और आयतन, यानी कि ठोस वह पदार्थ हैं जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन व आकार या आकृति कह सकते हैं, आयतन व आकृति दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, ठीक। आयतन व आकृति दोनों निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। अब ठोस के जो घटक कण होते हैं, यानी जिनसे मिलकर बने होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ परमाणु, इनके जो घटक कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, यानी इनके बीच जो अंतराण्विक दूरी है बहुत ही कम होती है। इस कारण इनके जो घटक कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण जो है इनके घटक कण पास पास में होते हैं, रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इस कारण ठोसों का जो घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी द्रव और गैस की अपेक्षा इनका घनत्व ज़्यादा होता है। अब मैं बात करूँगा दूसरा जो है द्रव। द्रव को अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विड, ठीक। अब द्रव में क्या होता है कि इसका आयतन तो निश्चित होता है, यानी कि आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। आकृति निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, ठीक। यानी द्रव वो पदार्थ है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। ये जिस बर्तन में भरे जाते हैं उसी आकार के हो जाते हैं। अब इसमें जल हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सभी पदार्थ क्या आते हैं? द्रव के अंतर्गत आते हैं। अब द्रव में जो इनके घटक कण हैं यानी परमाणु हैं, ये कुछ दूरी पर होते हैं, कुछ सीमा तक ये गति कर सकते हैं, कुछ सीमा तक ये गति कर सकते हैं, इनके बीच थोड़ा स्थान होता है। कुछ सीमा तक ये गति करने के कारण ही ये तरल रूप में पाए जाते हैं, तरल रूप में पाए जाते हैं, और इनका जो घनत्व होता है ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तीसरा होता है गैस। गैस वो पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकृति यानी आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। इस कारण जो है उनके जो घटक कण होते हैं काफ़ी दूर तक बिखरे होते हैं। जिस स्थान पर वो रहते हैं उस पूरे स्थान पर वो फैल जाते हैं। तो गैसों का जो घनत्व होता है वो ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। तो घनत्व सबसे ज़्यादा ठोस का होता है और सबसे कम किसका होता है? गैस का। तो ये बात तीनों समझ में आई कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। मैंने अब और बताया कि इसकी 3 अवस्थाएं और हैं, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियानिक। तो प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? देखिए यहाँ पर प्लाज्मा भी एक अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था जो है द्रव्य को यानी पदार्थ को अति उच्च ताप पर गर्म करने से यह अवस्था प्राप्त होती है। अति उच्च ताप पर गर्म करने पर यह प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होती है। अति उच्च ताप पर इसके जो कण होते हैं वो अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं और इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें आवेश की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यह प्लाज्मा अवस्था जो है अत्यधिक ताप वाली वस्तुओं में देखी जाती है, जैसे सूर्य और तारों में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। कुछ जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब या आर्गन के बल्बों में भी यह अवस्था पाई जाती है। दूसरी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ बोस नाम लिखा हुआ है, भारतीय वैज्ञानिक है सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने कुछ खोज किया था और अपनी खोज को रिसर्च को अपनी आइंस्टीन के पास भेजा था। तब आइंस्टीन ने जो है द्रव्य के बारे में बोस के रिसर्च के आधार पर कुछ अवस्था दी थी जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था क्या होती है इसको समझिए कि सामान्य वायु के
घनत्व के 1,00,000 भाग जितने, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000 भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम ताप पर ठंडा करने पर हमें ये अवस्था प्राप्त होती है। फिर से बता दूं, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000 भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम ताप पर ठंडा करने पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था प्राप्त होती है। तीसरी है फर्मियानी कंडेंसेंट अवस्था। फर्मियानी कंडेंसेंट अवस्था जो है इस संलयन अपव्ययों में देखी गई है, क्योंकि सूर्य में होती है। आपको पता है कि सूर्य में संलयन अपव्यय होती हैं और संलयन अपव्यय हाइड्रोजन के बीच होती हैं। सूर्य की अपार ऊर्जा का कारण संलयन अपव्यय है, तो संलयन अपव्ययों में ही फर्मियानी कंडेंसेंट अवस्था पाई जाती है। तो इतनी बात आपके समझ में आई कि द्रव्य का जो भौतिक वर्गीकरण है उसमें मैंने आपको बताया कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। इसके अलावा प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट और तीसरी फर्मियानी कंडेंसेंट, इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब देखिए, जो द्रव्य का अगला वर्गीकरण है वो रासायनिक आधार पर है। ठीक, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि द्रव्य को रासायनिक के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? वह पदार्थ जिसमें द्रव्य को अन्य भौतिक विधियों द्वारा दूसरे प्रकार के द्रव्यों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ। फिर से बता दूं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य को किसी अन्य भौतिक विधियों द्वारा दूसरे प्रकार के द्रव्यों में नहीं बांटा जा सकता, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब ये शुद्ध पदार्थ जो होता है ये दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। तत्व को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, ठीक। तत्व क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते। मेरी बात समझिए कि तत्व क्या है? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्व। तो अब तक तत्वों की जो खोज हुई है उसमें एक परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 118 तक, यानी 118 तक तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें परमाणु क्रमांक 92 से आगे के जो तत्व होते हैं वो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं, ठीक। तो परमाणु क्रमांक 92 से आगे के जो तत्व हैं कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं और पृथ्वी का 90% भाग, पृथ्वी का 90% भाग जो है वो ऑक्सीजन, ठीक है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम व आयरन से मिलकर बना हुआ है। यानी कि पृथ्वी का अर्थ का 90% भाग जो है पृथ्वी का, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान का 90% भाग जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कैल्शियम और आयरन। इसमें पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो मात्रा है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है पृथ्वी में अधातुओं में, ठीक। और इसकी मात्रा लगभग, यानी ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है लगभग 46.2% होती है। उसके बाद जो अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। इसकी जो मात्रा होती है, इसकी मात्रा जो होती है लगभग 27.7% होती है और एल्युमिनियम जो है लगभग 8.7% पाया जाता है। यानी पृथ्वी के द्रव्यमान का 90% भाग 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कैल्शियम और आयरन। मानव शरीर का 90% भाग जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इतनी बात आपको याद रखना है कि मानव शरीर का 90% भाग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो मैंने बताया आपको तत्व क्या है कि वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। अब तत्व को आगे वर्गीकृत किया गया 2 आधार पर, प्राकृतिक तत्व और संश्लेषित तत्व। तो मैंने बताया कि जो तत्व प्रकृति में पहले से उपलब्ध हैं, यानी जो मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति में पाए जाते हैं, वो प्राकृतिक तत्व कहलाते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स कहलाते हैं।
जो तत्व मानव निर्मित हैं या प्रयोगशाला में बनाए गए हैं वो संश्लेषित तत्व या आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक, अब तत्वों को इस आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। अब तीनों के बारे में आपको बताऊंगा कि धातु किसको कहते हैं, अधातु किसको कहते हैं और उपधातु किसे कहते हैं। ठीक, धातु, धातु क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो अपने या ऐसे तत्व जो अपने बाहरी कोश से एक या दो अधिक या एक दो या अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु। धातु क्या है, वे तत्व जो अपने बाहरी कोश से एक दो या अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं क्या कहलाते हैं, धातु। जैसे बात करूँ ये सोडियम की, अब आप जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1 होता है। तो ये अपने बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकालता है तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है। अब आपको पता है कि परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, यानी कि परमाणु में निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं। इस कारण हम कहते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अभी बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, इस कारण हम कहते हैं कि ये सोडियम जो है एक धातु है। इसी प्रकार हम मैग्नीशियम की बात करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 होता है, यानी ये अपने बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो इस पर जो है 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक, 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये मैग्नीशियम आयन बना लेगा। तो यानी ये बात क्लियर हुई कि ऐसे तत्व जो अपने बाहरी कोश से 1, 2 या अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु। ठीक, फिर अब मैं बात करूं अधातु, दूसरा होता है अधातु। अधातु देखिए क्या होता है। ठीक, ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जो अपने बाहरी कोश में 1, 2 या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अधातु। अब अधातुओं में आपने पढ़ा होगा कि हैलोजन परिवार के तत्व, हैलोजन परिवार के तत्व जैसे मैं आपको बता दूं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, ये जो है अधातुओं के अंतर्गत आते हैं। फ्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35 और आयोडीन 53। ये जो है सभी जो है अधातुएं हैं क्योंकि ये अपने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे क्लोरीन की, ये क्लोरीन परमाणु है और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ पर क्लोराइड आयन बनाता है। इसी प्रकार ये ब्रोमीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ब्रोमाइड आयन बनाता है। तो ऐसे तत्व जो अपने बाहरी कोश में 1 या 2 या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अधातु। तीसरा होता है उपधातु। उपधातु क्या है, उपधातु मेटेलॉइड, इसको बोलते हैं मेटल, इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, और उपधातु अंग्रेजी में बोलते हैं मेटेलॉइड। उपधातु ऐसे तत्व हैं जिसमें धातुओं के गुण और अधातुओं के गुण दोनों गुण होते हैं, क्या कहलाते हैं, उपधातु। अब उपधातु के जो एग्जाम्पल हैं आर्सेनिक, ठीक है, जर्मेनियम, एंटीमनी। आर्सेनिक का 33 एटॉमिक नंबर होता है, जर्मेनियम का 32 होता है और एंटीमनी का 51। ये जो और भी हैं, यानी कि ऐसे तत्व जिसमें धातुओं के गुण और अधातुओं के गुण दोनों प्रकार के गुण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपधातु। यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि मिश्र धातु क्या होते हैं। मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातुएं में क्या होती है, इसमें एक या अधिक प्रकार के जो धातुएं होती हैं, यानी धातु, अधातु, उपधातु को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे आपको पता कि पीतल होता है, पीतल एक क्या है, एलोयज है, मिश्र धातु। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हुई कि शुद्ध पदार्थ को मैंने बताया कि 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यौगिक, यौगिक क्या होता है, देख लीजिए यौगिक क्या है। यहाँ पर यौगिक कंपाउंड, ठीक। अब ये जो है यौगिक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्यमान तत्व या परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं
वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जैसे बात करूं यहाँ पर जल की, ठीक है, जल हो गया है, H2SO4 हो गया। फिर से बता दूं आपको यौगिक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसमें उनके घटक कण यानी परमाणु वो एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित रेशियो में जुड़े हुए होते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे देखिए H2O में किस अनुपात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 2:16। इसको हम कह सकते हैं 1:8। अब जल जो में हाइड्रोजन का 1 भाग, ऑक्सीजन का 8 भाग संयोग करके जल बनाते हैं। अब ये जल जो है किसी भी स्रोत से बनाया गया हो, चाहे वर्षा का जल हो, झील का जल हो, तालाब का जल हो या लैब में बनाया गया हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सदैव 1:8 में ही रहेगा। अब देखिए जैसे H2SO4 की बात करें तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 2:32:64। ठीक, अब इनका इस रेशियो में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन संयोग कर, इसको और कम भी कर सकते हैं, इस अनुपात में संयोग करके H2SO4 बनाते हैं। अब H2SO4 चाहे वो लैब में बनाया गया हो या प्रकृति में उपलब्ध हो, उसका रेशियो सदैव यही रहेगा। तो बात क्लियर हुई यौगिक क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिसमें उसके घटक कण, परमाणु यानी कि तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। अब यौगिक को बांटा गया कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक में क्या होता है कि कार्बन के अतिरिक्त अन्य प्रकार के तत्व होते हैं जिनसे जो है अकार्बनिक यौगिक बनता है। इसमें जैसे आपने सुना होगा CO2 और साइनाइड है, इसमें कार्बन तो है लेकिन ये अकार्बनिक के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक वही होता है, उसकी कुछ कंडीशन है कि कार्बनिक यौगिक तभी कहलाएगा जब कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है। तो इस CO2 में कार्बन तो है लेकिन ये अकार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होता है। ठीक, इसी प्रकार H2CO3 कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक अम्ल है। अब इसमें देखिए ये अकार्बनिक के अंतर्गत आता है जबकि इसमें कार्बन है, लेकिन इसमें कमी क्या है कि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होता और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। इस कारण जो CO2 है, साइनाइड है, ये सभी क्या हैं? ये अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। अब कार्बनिक यौगिक में क्या है कि कार्बन तो होता ही है, अब कार्बन के साथ कंडीशन है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड अवश्य होगा। अब कार्बनिक यौगिक में आता है जैसे ग्लूकोज हो गया, सभी हाइड्रोकार्बन्स हो गए, वो कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत रखे गए। तो शुद्ध पदार्थ का मैंने आपको बता दिया, तत्व क्या है, यौगिक क्या है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हो मिश्रण, यानी मिश्रण वह पदार्थ जिसमें तत्व बिना किसी अनुपात के किसी भी अनुपात में मिलाने से जो प्राप्त होता है उस पदार्थ को बोलते हैं मिश्रण। अब मिश्रण में 2 भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें एक ही प्रावस्था पाई जाती है, या तो वो ठोस होगा या तो द्रव होगा या तो गैस। देखिए यहाँ पर मिश्रण के बारे में बात कर रहा हूँ। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण, ठीक, मिश्रण क्या है? वे पदार्थ जिसमें तत्व अनिश्चित अनुपात में मिलकर बने हुए होते हैं, बिना किसी अनुपात के मिलकर बने होते हैं, वो मिश्रण कहलाते हैं। इनकी 2 कैटेगरी है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण वे होते हैं जिसमें एक ही अवस्था पाई जाती है, या तो वो ठोस होते हैं या द्रव होते हैं, वो गैस होते हैं, एक समान रूपता पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे वायु है, वायु में क्या क्या होता है? CO2 होती है, ठीक है, N2 होती है या अन्य प्रकार की गैसें होती हैं। ये सभी जो है गैसीय फॉर्म में होते हैं। तो वायु एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, यानी वायु को हम एक विलयन भी बोल सकते हैं। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि एक से अधिक प्रावस्थाएं होती हैं, जैसे धुआं, इसकी 2 कैटेगरी है, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, ठीक। जैसे बात करूं धुआं, अब धुएं में क्या होता है कि इसमें CO2 के कण होते हैं प्लस गैसों के भी कण होते हैं। तो इसमें कार्बन के कण ठोस अवस्था में होते हैं और गैसों में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस होती है। तो जो धुआं होता है ये एक विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस होता है और दूसरी गैस। तो बात क्लियर हुई यहाँ पर, ठीक।
तो मैंने आज आपको बताया कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का वर्गीकरण मैंने आपको बताया, और अगले वीडियो में आपको कुछ मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और रसायन विज्ञान में यूज होने वाले कुछ यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।